अगर एसबीआई पेंशनर हैं और हाल में दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट और डीएफएस के लेटर के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, 7 तारीख को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा स्टेट बैंक के पेंशनर्स का 40 से 50% वाला मैटर के इशू पर जजमेंट दी गई, जो जजमेंट डीएफएस की कमेटी के ऑब्जर्वेशन के आधार पर थी। डीएफएस की कमेटी द्वारा ये साफ तौर पे कहा गया था, स्टेट बैंक द्वारा जो पेंशन को 40% और 50% के रेट पर अलग अलग दिया जा रहा है, वो डिस्क्रिमिनेटरी है और वो एक एनोमली है जिसको रेक्टिफाई किया जाना चाहिए। उस आदेश के बाद डीएफएस द्वारा 10 नवंबर को लेटर जारी किया गया, जिसके कंटेंट्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये लेटर है EF नंबर 16/2/3/2011-IRPL, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, 3rd फ्लोर, जीवनदीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, डेटेड 10th November 2023 टू द चेयरमैन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुंबई। स्टेट बैंक के चेयरमैन को एड्रेस किया गया है। इसमें सब्जेक्ट कंपटीशन ऑफ पेंशन एट यूनिफॉर्म रेट ऑफ 50% इन प्लेस ऑफ एग्जिस्टिंग ड्यूअल रेट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिगार्डिंग, ये सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट के बाद इन्होंने कंटेंट्स उसमें पहले पैरे में है, सर विद रेफरेंस टू दिस सब्जेक्ट मेंशन अबव, I am directed to convey the approval of central government for computation of pension in SBI at a uniform rate of 50% for all pensioners in place of the existing dual rate of calculation of pension। जहाँ तक इस पैरे के कंटेंट्स हैं, वो तो हाई कोर्ट की जजमेंट और डीएफएस की कमेटी के ऑब्जर्वेशन के अनुसार ही हैं। अगर इस पैरे के बाद ये अगला पैरा ऐड ना किया जाता तो ये एक क्लियर कट सैंक्शन थी, एग्जिस्टिंग ड्यूअल सिस्टम को हटा करके यूनिफॉर्म सिस्टम 50% वाला लागू किया जाए। लेकिन डीएफएस ने एक ये दूसरा पैरा ऐड किया। इसमें पैरा 2 में लिखा है, अकॉर्डिंगली टू गिव इफेक्ट द अबव प्रोस्पेक्टिवली। ये जो 4-5 वर्ड ऐड किए हैं इस सेंटेंस में, ये एक कंटेंशियस इशू बन गया है। बैंक इज एडवाइज्ड टू टेक इफेक्ट इमीडिएट स्टेप्स टू मेक फॉर मेकिंग कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट टू द रेलेवेंट रेगुलेशन as per section 50 of State Bank of India Act 1955। Yours faithfully, Vijay Shankar Tiwari, Under Secretary to the Government of India। ये विजय शंकर तिवारी जी हैं जो कि रेगुलर कम्युनिकेट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ डीएफएस सभी बैंकों को। जैसे कि उनके इस लेटर में ही है कि आई एम डायरेक्टेड टू कन्वे, तो इनका काम है कन्वे करने का, लेकिन जो डिसीजन लिया गया होगा वो ऊपर के लेवल पे लिया गया। लेकिन ये जो टू गिव इफेक्ट टू दी अबव प्रोस्पेक्टिवली, ये बड़ा एम्बिगुअस वर्ड है और इस वर्ड के 2-3 मीनिंग होते हैं, एक सिंगल मीनिंग नहीं है। इसमें एक मीनिंग तो ये निकलता है कि जो पहले से गलती कर रहे थे वो आगे से सुधार किया जाए अगले महीने की पेंशन से या जैसे भी है। दूसरा, ये प्रोस्पेक्टिवली का मतलब ये भी हो सकता है कि जो अब तक के रिटायर है उन पर ये लागू नहीं होगा, जो आज से के बाद रिटायर होंगे उन पर ही लागू होगा। तो ये 2 अलग अलग मीनिंग होने की वजह से ये इशू फिर सब जुडिस हो जाएगा। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने जो एक पिछला वीडियो जारी किया था उसमें मैंने ये कहा था कि ये आफ्टर थॉट है, जबकि कमेटी की रिपोर्ट सबमिट हो चुकी थी, उसकी ऑब्जर्वेशन पूरी सबमिट हो चुकी है। हाई कोर्ट ने उसी हिसाब से डिसीजन लिया और हाई कोर्ट के डिसीजन लेने के बाद ये इफेक्टिव डेट डीएफएस की तरफ से डाली गई है। शायद डीएफएस के ऑफिशियल्स के दिमाग में ये भी रहा होगा, जैसे कि प्री नवंबर 2002 के पेंशनर्स को 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन के लिए हमने अप्रूवल दी है विदाउट एरियर, इसमें भी विदाउट एरियर वाली
क्लॉज लगा करके हम बैंक के 5,400 करोड़ रुपया बचा देंगे। लेकिन दोस्तों ये सरासर गलत है और इस गलती के लिए फिर से आगे क्या कार्रवाई होगी उस विषय में मैं श्री उमेश शर्मा जी का संदेश फिर दिखाना चाहूँगा। दोस्तों उमेश शर्मा जी का 14 तारीख का व्हाट्सएप मैसेज है। Dear all, bank has to comply with the court order within 4 weeks, which means it has to rectify the anomaly and pay pension at the uniform rate of 50%. I am sure bank would be doing that within time frame set by the court. Acceptance or under protest or refusal is not an issue since acceptance does not take away our right to challenge the court. The order. Please don't forget court had simply asked the committee to give its final opinion to the court and it is the court who would deliver the order in relation with our prayers which include retrospective effect and interest at the rate of 9%. अब ये बात यहाँ पर आती है कि जैसे कि हम पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था कि वो जब मार्च 1999 में गलती की गई तभी से ही इसको करेक्ट किया जाएगा और लोगों को एरियर दिया जाएगा। लेकिन जहाँ कमेटी की रिकमेंडेशंस थी और उसमें तो सिर्फ एक गलती के बारे में कंफर्म कर दिया गया था कि ये एनोमली क्रिएट की गई है, ये रेक्टिफाई की जानी है। उसमें इंटरेस्ट रेट की बात नहीं थी क्योंकि वो कमेटी के परव्यू से बाहर था। ये पिटिशनर द्वारा 9% इंटरेस्ट की बात की गई है और अगर डीएफएस इस कंटिशियस लेटर को नहीं जारी करता तो शायद जो अफेक्टेड पर्सन थे वो एरियर सिंपल वे में लेकर के भी मान जाते और 9% इंटरेस्ट की डिमांड नहीं करते कोर्ट से। लेकिन अब मामला पेचीदा हो गया है। अब पिटिशनर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि न केवल एरियर लिया जाए बल्कि ये 9% ब्याज भी लिया जाए डेट ऑफ रिटायरमेंट से अब तक। आगे है ऑन द 7th November court has directed the bank to rectify the anomaly means issue of cutoff date is open. I have discussed the notification issued by the government with former additional solicitor general who has opined the DFS has committed contempt of court by making it from a prospective date since court had directed to rectify anomaly not about the cut-off date. Since it was to be decided by the court when it resumed hearing on 22nd January 24. I still believe that the present management is quite positive and would not be hurry with decision making and ultimately pay retrospective. Stay positive and stay connected. Regards, उमेश शर्मा GOP 14/11/23। अब ये जो शर्मा जी ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो रिटायर हो चुके हैं उनसे पूछा है और जो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात कर रहे हैं इसको मैंने अपने पहले वीडियो में भी कह दिया था कि यदि कोई भी व्यक्ति कोर्ट के ऑर्डर से बाहर अपने तरफ से कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर करता है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनेगा और पिटिशनर इस मामले को कोर्ट में फिर से ले जाएंगे। अगर यदि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला हो गया और स्टेट बैंक ने भी इसी ढंग से डीएफएस के लेटर पे एक्शन ले लिया तो उसमें स्टेट बैंक और डीएफएस और जो भी कंसर्न ऑफिसर हैं वो पार्टी होंगी और हो सकता है कोर्ट इन के जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स हैं उनको पर्सनल हियरिंग के लिए भी कोर्ट में बुला लें क्योंकि अब मामला एक जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में है और जब कभी भी ऐसा मामला फंसता है तो जुडिशरी हमेशा प्रिवेल करती है और इस मामले में भी ऐसी ही होने की संभावना है। दोस्तों जब ये डीएफएस का लेटर आया था तो काफ़ी यूट्यूबर ने बड़े गुड न्यूज़ के तौर पर इसको पब्लिश किया था लेकिन डीएफएस का ये लेटर हमारे सामने जैसे भी आया
वैसे ही हमने इसके अगेंस्ट और अपनी ऑब्जर्वेशन दे दी थी, फिर भी मैं शर्मा जी के जो कम्युनिकेशन है उसको भी आपके सामने रख दिया। और जो अब पिटिशनर अपनी प्ली लेंगे वो यही होगी, एक एक्शन उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का होगा, दूसरा एक्शन 9% इंटरेस्ट का होगा और तीसरा एक्शन इसका इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन का होगा। शायद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोई भी अमेंडमेंट करने से पहले एक लीगल ओपिनियन लेगा अपने लीगल ऑफिसर से या आउटसाइड जो लॉयर्स के पैनल होते हैं, सीनियर एडवोकेट्स होते हैं, इससे ओपिनियन लेकर के फिर से मैटर को डीएफएस को रेफर करेगा, क्योंकि स्टेट बैंक एक छोटी मोटी दुकान नहीं है, एक भारत का नंबर 1 बैंक है। जब कभी भी कोई डिसीजन होता है तो उस डिसीजन को सभी पहलुओं से देखा जाता है। आज स्थिति ये है कि सुपर एनेशन बेनिफिट्स और उसके जो रूल्स हैं वो स्टेट बैंक का बोर्ड ही डिसाइड करेगा, इसलिए डीएफएस केवल डायरेक्शंस दे सकता है, फाइनल डिसीजन बोर्ड पे ही निर्भर करेगा और जो बोर्ड का डिसीजन होगा वो डीएफएस को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा और यदि नहीं एक्सेप्ट करते तो उसके रीजंस देने पड़ेंगे कि क्यों एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इसमें दूसरा पहलू पहले ही हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में 2 डिफरेंट पेंशन के स्लैब रखे गए हैं जो कि डिस्क्रिमिनेटरी हैं और वो फंडामेंटल राइट 14 और 16 का वायलेशन भी करते हैं। और जब भी यदि कोर्ट में ये प्रूव हो जाए कि ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है तो उसको डीएफएस या स्टेट बैंक या कोई भी फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं रोक पाएगी जब तक कि पार्लियामेंट उसमें अमेंडमेंट ना करे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता था। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अधिक से अधिक लोगों में शेयर करेंगे तो लोगों के जो एंग्जाइटी लेवल है वो थोड़ा सा कूल डाउन होगा, काम डाउन होगा और उम्मीद करते हैं कि अगले 1-2 हफ्ते में आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस संबंध में आप एक कोई और आपके मन में क्वेरी है तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, पेंशन से संबंधित गवर्नमेंट के स्कीम्स के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नए-नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।